नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए किसान नेताओं के पीछे पड़ी जांच एजेंसियां, सिरसा को भेजा सम्मन। बच्चों का यौन उत्पीड़न कर रहा था बीजेपी नेता, 4 नए मामले मिले। अफवाहों और आशंकाओं के बीच देश में टीकाकरण अभियान शुरू। हार्वर्ड में नौकरी के नाम पर टीवी एंकर निधि राजदान के साथ बड़ा धोखा। व्हाट्सएप ने कदम पीछे खींचे, फिलहाल नहीं थोपी जाएगी नई पॉलिसी। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे 2 छोटे निवेदन। पहला निवेदन यह है कि सत्यहिंदी.com का ऐप आप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। इसके लिए या तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। हमारी दूसरी गुजारिश ये है कि सत्यहिंदी.com को आर्थिक मदद की जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है, क्योंकि सत्यहिंदी.com पत्रकारों द्वारा संचालित मीडिया संस्थान है। इसे न तो कारपोरेट फंडिंग मिलती है और न ही हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी कोई आर्थिक मदद करेगा। इसलिए स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए, उसे ताकतवर बनाने के लिए, गोदी मीडिया को परास्त करने के लिए सत्यहिंदी.com की सदस्यता योजना का हिस्सा बनिए, उसके सदस्य बनिए। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपने लिए मनचाही सदस्यता चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि ये दोनों कदम आप तत्काल उठाएंगे। और अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। किसान आंदोलन में आढ़तियों, पंजाबी गायकों और किसान नेताओं पर आयकर विभाग यानी आईटी की छापेमारी के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA की ओर से सम्मन किए जाने की बात सामने आई है। NIA ने लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा को सम्मन भेजा है। सिरसा किसान आंदोलन में खासे सक्रिय हैं और सरकार के साथ जो बातचीत चल रही है उसमें वो लगातार हिस्सा भी ले रहे हैं। सिरसा से कहा गया है कि वे नई दिल्ली में स्थित NIA के हेडक्वार्टर में 17 जनवरी को उपस्थित हों। सिरसा को ये सम्मान सिख फॉर जस्टिस SFJ के संयोजक गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ दर्ज एक मामले में भेजा गया है। सिरसा ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो किसानों के आंदोलन को पटरी से उतारने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट के जरिए ऐसा करने की कोशिश की और अब वो NIA का इस्तेमाल कर रही है। सिरसा ने कहा कि किसान आंदोलन से जुड़े कई लोगों को इस तरह के सम्मन भेजे गए हैं और ये किसानों को डराने की कोशिश है। उन्होंने कहा हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम नहीं झुकेंगे। NIA दिन रात 26 जनवरी की परेड को जो किसान आयोजित करने जा रहे हैं, किसान ट्रैक्टर परेड, उसको न होने देने की कोशिश में जुटी हुई है। NIA ने सिख फॉर जस्टिस SFJ के खिलाफ दर्ज की गई FIR में उन पर और कुछ अन्य खालिस्तान समर्थक संगठनों पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। FIR में कहा गया कि भारत सरकार के खिलाफ अभियान चलाने के लिए विदेशों से बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी सहित कई देशों में भारतीय दूतावासों के बाहर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ऐसा कोई भी हथकंडा बाकी नहीं रख रही है जिससे इस किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचा सके, उसे तोड़ सके, उसे खत्म कर सके। खालिस्तानी का आरोप पहले लगाया जा चुका है, टुकड़े गैंग का आरोप लगाया जा चुका है, देश विरोधी होने की बात कही जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक दबाव बनाने की कोशिश की गई है। कमेटी एक जो बनी है उसके बारे में हम सब जानते ही हैं और अब ये IT और NIA की रेड के जरिए भी उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसान आंदोलन को कमजोर किया जा सके। ये हर एक आदमी को दिख रहा है कि सरकार हर ऐसे मामले में जिसमें कोई विरोधी सामने होता है तो CBI, ED, NIA इस तरह की एजेंसियों का इस्तेमाल लगातार कर रही है और ये सारी एजेंसियां पिंजरे में बंद तोते की तरह है जो सरकारी खासतौर पर प्रधानमंत्री के मातहत आती हैं। तो जाहिर है कि वहां से निर्देशों से अनुसार ये सब हो रहा है। तो ये एक बहुत ही घटिया किस्म का हथकंडा है जो इस तरह के लोकतांत्रिक आंदोलनों को कुचलने के लिए सरकार आजमा रही है। ये कोई
अच्छा सबूत वो नहीं दे रही है, इस देश के लोगों को अच्छा संकेत नहीं दे रही, ना अच्छी राजनीति कर रही है और ना ही अच्छी सरकार चला रही है। ये हर स्तर पर सरकार एक घटिया स्तर की राजनीति की तरफ बढ़ रही है और लगातार अलोकतांत्रिक, असंसदीय, असंवैधानिक प्रक्रियाओं के जरिए अपने विरोधियों को, अपने विरोध को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जो घनघोर रूप से निंदात्मक है, भर्त्सना के योग्य है। अगली खबर लेते हैं। 2 बच्चों के साथ यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए बीजेपी नेता राम बिहारी राठौर के खिलाफ अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक नई एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया है। ये फैसला इसी नेता द्वारा 4 और नाबालिगों को हवस का शिकार बनाए जाने के बाद लिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार जालौन पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह का कहना है कि 4 और नाबालिगों की अब तक पहचान की जा चुकी है और उनको बुलाया गया है। हम मामले में आगे की जांच के लिए एक और मामला दर्ज करने की योजना बना रहे हैं। राम बिहारी राठौर एक कानूनगो था जिसने रिटायरमेंट के बाद 2017 में बीजेपी में ज्वाइन कर लिया था। हालांकि मामला सामने आने के बाद भाजपा में हड़कंप मच गया और भाजपा के जिले के उच्च नेताओं ने राम बिहारी से पल्ला झाड़ लिया। राठौर की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने उसे पार्टी से भी निष्कासित कर दिया है। ये मामला कोंच कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह नगर का है, जहां पर पुलिस ने भाजपा नगर उपाध्यक्ष राम बिहारी राठौर को सेक्सुअल हैरासमेंट के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने यह कार्रवाई 2 नाबालिग के परिवार वालों की शिकायत पर की थी, जिन्होंने कोंच कोतवाली में प्रार्थना पत्र देते हुए कहा था कि राम बिहारी राठौर उनका यौन उत्पीड़न कर रहा है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने आरोपी नेता के आवास पर लगे सीसीटीवी के कैमरे के डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर में पाए गए वीडियो की मदद से और पीड़ितों की पहचान भी की है। पुलिस राठौर का लैपटॉप भी खंगाल रही है, उसमें भी उन बच्चों के वीडियो मिलने की संभावना है, आशंका है, जिनका वो यौन उत्पीड़न करता रहा है। वहीं इससे 1 सप्ताह पहले राठौर ने अपने सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर चोरी होने की एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 व्यक्तियों को डीवीआर के साथ पकड़ा और जब उन्होंने डीवीआर की जांच की तो उन्हें बच्चों के यौन शोषण की रिकॉर्डिंग मिली। बाद में पूछताछ के दौरान दोनों लड़कों ने पुष्टि की कि राठौर उनका यौन उत्पीड़न करता था। तो ये एक ऐसी पार्टी के नेता के बारे में इस तरह की रिपोर्ट आई है जो अपने आप को सांस्कृतिक रूप से स्वच्छ दिखाने की कोशिश करती है, ये दिखाने की कोशिश करती है कि उसके यहाँ सब पाक साफ है और जो तमाम नेता हैं वो दूध के धुले हुए हैं, बिल्कुल साफ सुथरे, लकदक चमक वाले। और ऐसे मामले एक पहला आया हो तो ऐसी बात नहीं है, इसके पहले विभिन्न राज्यों में इस तरह के और भी मामले आए हैं। मध्य प्रदेश में राघव जी का मामला आया था जो बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों पर भी रहा था। इसके अलावा भी बहुत सारे मामले आ चुके हैं जिनमें बीजेपी नेता इस तरह के यौन उत्पीड़न या इस तरह के यौन संबंधों में लिप्त पाए गए हैं, जो कि अगर बीजेपी के मानदंडों के हिसाब से कहें तो घटिया हैं ही, लेकिन गैर कानूनी भी हैं, आपराधिक भी हैं। तो एक के बाद एक बीजेपी के जो नेता हैं उनके चरित्र का खुलासा हो रहा है। संघ परिवार से जुड़े लोगों के जो आपराधिक दुष्कर्म है, कुकर्म है, उनका पर्दाफाश हो रहा है और ये बताता है कि बीजेपी भी किसी दूसरी पार्टी से बेहतर नहीं है। चाल चरित्र में वो भी उन्हीं के जैसी है, उनके नेता भी उसी तरह से भ्रष्ट और आपराधिक मनोवृत्ति वाले हैं और बच्चों के साथ इस तरह से यौन उत्पीड़न की हरकत करने से भी बाज नहीं आते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। देश में आज से यानी 16 जनवरी से टीकाकरण यानी कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इस अभियान का शुभारंभ किया और राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने इसकी कमान संभाली। मोदी ने इस मौके पर फ्रंटलाइन वर्कर्स, वैज्ञानिकों की तारीफ की और वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों को चेताया। उन्होंने इस मौके पर दवाई भी कड़ाई भी का नारा दिया और कहा कि वैक्सीन आने के बाद भी हमें कोरोना प्रोटोकॉल से जुड़ी चीजों का पालन करते रहना है। भारत में पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। इनमें कोरोना महामारी के दौरान मोर्चे पर आगे रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स भी शामिल हैं। भारत में कोरोना के 2 टीके तैयार हो चुके हैं। इनमें से एक को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने तैयार किया, जबकि दूसरी को भारत बायोटेक ने। दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाना है। मोदी ने भारत बायोटेक
के टीके को लेकर हुए विवाद के संबंध में कहा कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही दोनों टीकों को स्वीकृति दी है, इसलिए लोग अफवाहों से दूर रहें। बता दें कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल यानी परीक्षण के बाद भोपाल में एक वॉलंटियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद काफी विवाद हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसके परीक्षण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दिखाने की कोशिश में कि हमने भारत में वैक्सीन बना ली है, जल्दी बना ली है, तुरंत हम टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं, वाहवाही लूटने के लिए, शाबाशी लेने के लिए इस तरह की चीज़ें को धक्का दिया है, जो कि एक तरह से खतरनाक भी हो सकता है। खासतौर से जो भारत बायोटेक ने टीका बनाया है कोवैक्सीन, उसको लेकर बहुत सारे प्रश्न वैज्ञानिक बिरादरी ने उठाए। ये कोई अफवाह फैलाने वाली बात नहीं, जैसा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ड्रग कंट्रोलर ने इसको सारी जांच परख के बाद दिया है। ये इस पर बहुत सारे प्रश्न लगे हैं और ये सरकार की हड़बड़ाहट, जल्दबाजी की वजह से जो भी अफवाहें पैदा हुई हैं उसकी वजह से पैदा हुई हैं। जो भी लोगों के मन में शंकाएं पैदा हुई हैं वो सरकार के कामकाज करने के ढंग से, ढर्रे से हुई है। इसलिए अगर कुछ ऐसा लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम भारत बायोटेक की कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसको लेकर संदेह है, जबकि जो दूसरा टीका है उसको लेकर उतना संदेह नहीं है। और सरकार ये प्राथमिकता लोगों के सामने नहीं दे रही है कि वो कौन सा टीका लगवाना चाहते हैं। वो तो अपने हिसाब से ठेका भी दे चुकी है, भारत बायोटेक को मोटा ठेका दे चुकी है और जो दूसरा टीका उससे महंगा टीका खरीद के उससे लगवा रही है। तो ये पूरा मामला है जो सरकार के गोलमोल, सरकार के पक्षपात, सरकार के हड़बड़ी जल्दबाजी वाले रवैये को रेखांकित करता है और ये बहुत खतरनाक है। और लोगों की चिंताएं वाजिब है, ये मामला केवल अफवाहों का नहीं है। ये कह देने से ये टीके सुरक्षित नहीं हो जाते कि ये संजीवनी है। संजीवनी तभी मानेंगे लोग जब उसके मामले में सही ढंग से रिपोर्टें आएंगी, उसके मामले में उस तरह से प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे जैसा कि दुनिया भर में हो रहा। फाइजर के वैक्सीन को लेकर बहुत कम प्रश्न उठे हैं, मॉडर्ना की वैक्सीन को लेकर कम प्रश्न उठे हैं, ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन को लेकर भी बहुत कम प्रश्न उठे हैं। तो दूसरी जो वैक्सीन बनी है उनके बारे में कम उठे हैं और भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसके बारे में बहुत प्रश्न उठ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे जो भी गाल बजाते रहें, उसका कोई मायने, कोई मतलब नहीं, कोई उसकी विश्वसनीयता नहीं है। उनकी खुद अपनी अब विश्वसनीयता नहीं रह गई है। तो ऐसे में जरूर जाहिर है कि इस टीकाकरण अभियान पर असर पड़ेगा। हम चाहते हैं कि पूरे देश में लोग टीका लगवाएं और चीज़ें बेहतर हों, लेकिन बेहतर ढंग से चीज़ें की जाएंगी तभी चीज़ें बेहतर होंगी, वरना वो बिगड़ती जाएंगी। अगली खबर लेते हैं। देश की मशहूर एंकर निधि राजदान के साथ एक अजीबोगरीब धोखाधड़ी हुई है। उन्हें दुनिया के मशहूर विश्वविद्यालय हार्वर्ड में एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी मिलने की सूचना मिलने की वजह से उन्होंने एनडीटीवी की अपनी नौकरी छोड़ दी। बाद में उन्हें पता चला कि हार्वर्ड ने दरअसल ऐसी नौकरी कभी दी ही नहीं थी, उन्हें इसका झांसा दिया गया था। ये किसने किया, अब इसकी जांच हो रही है। पिछले साल हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पत्रकारिता पढ़ाने के लिए एनडीटीवी की नौकरी छोड़ने वाली राजदान ने एक ट्वीट करके इसे विस्तार से बताया है कि वे फिशिंग की शिकार हुई हैं, झांसेबाजी की शिकार हुई हैं। उन्हें हार्वर्ड की नौकरी का प्रस्ताव एक फिशिंग नेटवर्क ही था। जो धोखाधड़ी वाली कंपनियां हैं उनको फिशिंग उनका नेटवर्क होता है। अमेरिकी विश्वविद्यालय ने दरअसल उन्हें इस तरह का कोई प्रस्ताव कभी दिया ही नहीं। निधि ने ट्वीट करके कहा, मैं काफ़ी गंभीर फिशिंग हमले का शिकार हुई हूँ। मेरे साथ क्या हुआ ये स्पष्ट करने के लिए मैं ये बयान दे रही हूँ। इस मशहूर एंकर ने कहा कि वे इस साल सितंबर में नई नौकरी ज्वाइन करने की तैयारियां कर रही थी। उन्हें बताया गया कि कोरोना महामारी की वजह से इसमें देर होगी और वे जनवरी में ज्वाइन कर सकेंगी, पर उन्हें लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। राजदान ने ट्विटर पर कहा, पहले तो मैंने इन गड़बड़ियों को ये सोचकर खारिज कर दिया कि कोरोना महामारी की वजह से ऐसा हो सकता है, पर पिछले दिनों मुझे कुछ और संदेह हुआ। मैंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया। उनके कहने पर मैंने उन्हें ये दस्तावेज भेजे जो मुझे लगता था कि इस विश्वविद्यालय से आए हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उनसे कहा कि उन लोगों ने उन्हें ऐसी कोई नौकरी ऑफर ही नहीं की थी। राजदान ने लिखा, मैं अब ये समझ चुकी हूँ कि मैं एक फिशिंग हमले का शिकार हुई हूँ। तो दुनिया भर में तरह तरह के
फर्जीवाड़े धोखेधड़ी के जाल बिखरे हुए हैं और इंटरनेट युग में ये और भी बढ़ गए हैं। अभी आपने लोन देने वाले ऐप के बारे में भी सुना होगा, उन्होंने किस पैमाने पर झांसेबाजी की है, हिंदुस्तान में दुनिया भर में कर रहे हैं। इसी तरह से नौकरी देने के नाम पर भी बहुत सारे झांसेबाजी हो रही है। और आप देखिए कि निधि राजदान जो देश की एक मशहूर एंकर हैं, बड़ी पत्रकार हैं, एक बड़े संस्थान से जुड़ी हुई हैं, माना जाता है कि वो बुद्धिमान होंगी, तो ऐसे में वो भी इस तरह के झांसे में फंस सकती हैं। इसलिए सबको सावधान रहने की जरूरत है। ये घटना निधि राजदान की बुद्धि पर, विवेक पर संदेह करने का नहीं है, क्योंकि कई बार हम जाने अनजाने ऐसे धोखेबाजी का शिकार हो जाते हैं। सवाल यह है कि इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो भी आपकी कमजोरी देख रहे हैं, अगर आप किसी चीज के लिए नेटवर्क में सर्फ करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं, तो वहीं से आपको आपकी उस ज़रूरत को पकड़कर आपको ब्लैकमेल करना, आपकी उन भावनाओं को भुनाने की कोशिश करना, उनको उस तरह के ऑफर देना झूठे, और फिर आपसे धन ऐंठना, ये सारा जाल चल रहा है। तो मेरा निवेदन है कि इस पूरी घटना को इस तरह से देखा जाए और सावधानी बरती जाए, ताकि आप भी उस तरह से धोखे के शिकार ना हो जैसे निधि राजदान हुई है। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। अपनी नई प्राइवेट पॉलिसी को लेकर आलोचना झेल रही व्हाट्सएप अब बैकफुट पर आ गई है। उसने आखिरकार अपनी प्राइवेट पॉलिसी पर रोक लगा दी है। पहले 8 फरवरी तक व्हाट्सएप यूजर्स को प्राइवेसी पॉलिसी को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना था और नहीं करने वाले का अकाउंट हटाने की बात कही गई थी, लेकिन अब यह तारीख बढ़कर 15 मई कर दी गई है। कंपनी ने कहा है कि पॉलिसी को लेकर फैली भ्रामक खबरों को स्पष्ट करने के बाद ही आगे फैसला लिया जाएगा। व्हाट्सएप ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा, हम सुन रहे हैं कि हमारे लेटेस्ट अपडेट को लेकर काफी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। ये अपडेट फेसबुक के साथ डेटा साझा करने की हमारी क्षमता का विस्तार नहीं करता है। व्हाट्सएप ने इससे पहले भी सफाई देते हुए कहा था कि हम आपके निजी संदेश नहीं देख सकते हैं या आपकी कॉल नहीं सुन सकते हैं, और ना ही फेसबुक ऐसा कर सकता है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी से नाराज लोगों ने सिग्नल ऐप का रुख करना शुरू कर दिया है और अब सिग्नल से हर रोज लाखों लोग जुड़ रहे हैं। सिग्नल डाउनलोड करने वालों की बाढ़ आने के बाद इस ऐप में तकनीकी खराबी तक आ गई। कंपनी ने कहा कि वो इन तकनीकी गड़बड़ियों को दूर कर रही है। तो साफ है कि फेसबुक जो करना चाहती थी व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप उसी का एक हिस्सा है, उसके जरिए जो डाटा का खेल करना चाहती थी और दूसरे भी बड़े खेल करना चाहती थी, एल्गोरिथम का और विज्ञापनों का, उस सब को लेकर जो लोगों में आशंकाएं पैदा हुई थी और वाजिब चिंताएं पैदा हुई थी, उसके बाद लोगों ने विरोध किया, उन्होंने व्हाट्सएप छोड़ना शुरू किया। तो ये जो दबाव बना जनता का, उसी से घबरा कर अब फेसबुक यानी व्हाट्सएप पीछे हट गई है और उसने अपनी जो डेडलाइन है वो 8 फरवरी की बजाय 15 मई कर दी है, यानी 3-4 महीने का वक्त उसने और ले लिया है। अब वो कोशिश करेगी लोगों को समझाने की, क्योंकि उसे बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा है। सारे सब्सक्राइबर छोड़ कर व्हाट्सएप दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं और जाहिर है कि अगर उसका क्लाइंटेल बेस ही खत्म हो जाएगा तो फिर इस पॉलिसी का क्या फायदा उसको होगा। तो अपने ग्राहकों को बचाने के लिए, यूजर्स को रोकने के लिए उसने ये दांव खेला है। सवाल उठता है कि वो अपनी इस पॉलिसी को खत्म करेगी कि नहीं करेगी। ये जो प्राइवेसी पॉलिसी के नाम पर वो खेल करना चाहती है, लोगों को एक्सप्लॉइट करना चाहती है, उनके डेटा का बेजा इस्तेमाल करना चाहती है, उसको रोकेगी कि नहीं। हमें इसी बात का इंतजार रहेगा कि इस पॉलिसी में वो किस तरह का परिवर्तन करके वो सामने आती है अगली बार, या इसी पॉलिसी पर लगातार एक प्रचार अभियान शुरू करके लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि नहीं ये बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, आपकी चिंताएं बेमानी हैं, आप आशंका ना करें वगैरह वगैरह। तो ये तमाम चीजें नहीं चलेंगी। ये जो यूजर्स हैं उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि हमें ये मंजूर नहीं है, और इसी का नतीजा है कि एक दबाव बना है फेसबुक पर और उसे पीछे हटना पड़ा है, बैकफुट पर जाना पड़ा है। ये अच्छी बात है। यूजर्स को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, चिंता करना चाहिए और कदम भी उठाना चाहिए। सामूहिक तौर पर, सांगठनिक तौर पर जरूर करना चाहिए। ऐसे समूह भी बनाए जाने चाहिए ताकि एक दबाव बनाया जा सके, न केवल इस पर बल्कि जिन दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप जा रहे हैं, सिग्नल या टेलीग्राम, उन पर भी दबाव बना रहना चाहिए कि उनके साथ अगर उन्होंने उनके डाटा के साथ या किसी और तरह की छेड़छाड़ की तो उनके साथ भी जो यूजर्स हैं इसी तरह से पेश आएंगे।
तो दोस्तों ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो शुरू में 2 निवेदन किए थे वो दोहरा दूं कि सत्यहिंदी.com का ऐप तुरंत डाउनलोड कीजिए और इसकी सदस्यता भी तुरंत ग्रहण कीजिए। और अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं सोमवार की शाम को फिर हाजिर होऊंगा उस दिन की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।